अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम कर रहे थे डेमोग्राफी, जिसमें अगला टॉपिक हम करेंगे पॉपुलेशन चेंज की रीजंस क्या हैं और हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन को। एमसीक्यू आता है आपका ये, ठीक है। सबसे पहले ये तो आपका एससीक्यू में आता है 2 नंबर का, और सिर्फ आपने इसमें 4-5 बातें लिखनी होती हैं कि क्या चीजें हैं जो आपकी पॉपुलेशन को मेनली इफेक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं क्रूड बात करूं तो आपको साफ साफ पता है कि यार जितने ज्यादा लोग पैदा होंगे उतने अगर मरेंगे नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो आपकी सबसे पहली चीज जो इफेक्ट कर रही है वो है बर्थ, यानी कि फर्टिलिटी हुई ना एक तरह से, कि जितनी फर्टाइल फीमेल होंगी, या नेटिलिटी आप कह लें इसको। दूसरी चीज जो इफेक्ट कर रही है वो डेथ्स कर रही है, यानी मोर्टेलिटी। अगर डेथ्स ज्यादा हो जाएंगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ज्यादा कम होंगी तो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तीसरी मेन चीज है आपकी माइग्रेशन, ठीक है। क्योंकि आपके अगर लोग परमानेंटली आपकी पॉपुलेशन में रहने के लिए ज्यादा आने लग जाएंगे ड्यू टू एनी रीजन और यहाँ से जाएंगे कम, तो इसका मतलब यह है कि इमिग्रेशन यानी इनसाइड माइग्रेशन ज्यादा हो रही है, जिसको आईएम कहते हैं। और आउटसाइड माइग्रेशन यानी हमारे मुल्क से दूसरी जगह पर रहने के लिए लोग कम जा रहे हैं, आउटसाइड माइग्रेशन वो कम हो रही है। उसकी वजह से भी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो ये इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन कभी भी आप दुनिया की बात में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आप हमेशा किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दुनिया से बाहर इमिग्रेशन होती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो बात है कि ये मेन आपके 3 कंसर्न्स है जो आपकी अफेक्ट करते हैं आपकी पॉपुलेशन चेंज को। और ये आपका छोटा सा एसक्यू आता है जिसमें आपने 2 और बातें लिखनी होती हैं। एक मैरिजेस लिखना होता है, शादियां, क्योंकि शादियां जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही मोस्ट प्रोबेबली फर्टिलिटी और बर्थ्स ज्यादा होंगी, तो ये भी अफेक्ट करती हैं। और 5वीं चीज आपने रखनी है सोशल बिहेवियर लोगों का कैसे, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपने लिखनी होती है। आपके 2 या 3 नंबर का एसक्यू आता है और वो ठीक हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता, बस ये 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं और इसमें कोई याद करने वाली बात भी नहीं है। अच्छा, फिर आपका जो आता है ना एमसीक्यू, वो सॉल्व करना है हमने। एमसीक्यू ये आता है कि आपको तो एक एमसीक्यू आता होता है आपके पास कि आपको वो कहते हैं कि हमारे पास जो आखिरी मरदमशुमारी हुई थी, आखिरी सेंसस हुआ था, उसके टाइम पे सपोज वो हुआ था 2010 में, और उस टाइम जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी एक्स वॉट एवर इट इज, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है कि मरदमशुमारी तो अब दोबारा होगी 10 साल के बाद यानी 2020 में, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि अभी की पॉपुलेशन, और अभी चल रहे सपोज करते हैं 2015 चल रहे, ठीक है। हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आप पुराने सेंसस को ही इस्तेमाल करके हमें अभी की पॉपुलेशन बता दें और हमें पूरा सेंसस ना करना पड़े तो वो किस तरह होगा, ठीक है। तो वो आपको क्या बताते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन थी जिसका सेंसस का वो बता देंगे आपको कि आखिरी डेटा जो था उसके मुताबिक 2010 के मरदमशुमारी के मुताबिक वहाँ की पॉपुलेशन सपोज वो आपको कहते हैं कि 20,000 पीपल थी, ठीक है। सिंपल रखते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं करते। 20,000 लोग थे 2010 के हिसाब से, और जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो है 3% पर ईयर। ये वो बताएंगे आपको 2 चीजें, ठीक है। आपको पूरे डाटा में से बस ये 2 चीजें निकालनी है कि पुरानी उनकी मरदमशुमारी के हिसाब से क्या था उनका पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट क्या है, और फिर वो आपसे कहते हैं कि अभी का बताएं कि अभी कितना होगा। तो जो अभी का टाइम है उसको हमेशा T1 कहते हैं। T1 इज योर प्रेजेंट टाइम, ठीक है। P is population and T1 is the population at present time, यानी अभी in 2015। Then P is population at T0 को हमेशा इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए, कि जो पहले की पॉपुलेशन थी, ठीक है, which is 20,000। ब्रैकेट्स में 1 प्लस R, R is your ग्रोथ रेट यानी 3%। 3% को हमेशा 3/100 लिखेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में, ठीक हो गया। एंड रेज टू द पावर टी, टी डिनोट करता है कि कितना टाइम है बिटवीन जो प्रीवियस डाटा है आपके पास और जो अभी का टाइम है, मतलब इन दोनों के दरमियान टाइम गैप कितना है। तो अगर 2010 और 2015 का हमने कैलकुलेट करना है तो इन दोनों के दरमियान में गैप है 5 साल का, तो टी यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। तो ये बस इस सिंपल से फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट कर देना होता है और आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ 2 चीजें में आपने देखनी है, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट, और ये वाला T1 इज प्रेजेंट पॉपुलेशन। T0 की जगह आपने क्या यहाँ पर लगा देना 20,000, क्योंकि जो पुरानी पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी। 1 प्लस ग्रोथ रेट क्या है 3/100 और रेज टू द पावर टी है 5, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे आपका सेकेंड में आंसर आ जाएगा, फाइन। तो आपकी ये एक एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। और ये इसी को जरा सा मतलब अगर हम खोल के लिखें उस बात को जो आपसे पहले करी थी कि पॉपुलेशन में चेंज मेन किन वजहों से आता है, एक बर्थ और एक डेथ और एक माइग्रेशन, मैंने कहा था ये 3 मेन चीजें हैं। इसी को अगर मैं लिखूं तो मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। PT1 वही अभी की पॉपुलेशन है, PT0 सपोज मेरे पास 2010 की थी पुरानी पॉपुलेशन, प्लस बर्थ माइनस डेथ, जितनी ज्यादा बर्थ होंगी जाहिर सी बात है उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो टोटल बर्थ माइनस टोटल डेथ्स प्लस टोटल इमिग्रेशन जितनी हुई है माइनस टोटल आउट माइग्रेशन। तो ये आपको टोटल अभी की जितनी पॉपुलेशन है वो बता देते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहीं भी नहीं आता होता नॉर्मली। जो फॉर्मूला आपने यूज करना है वो यही वाला करना है और एमसीक्यू में आता है, ठीक है। अब हम करते हैं
मोर्टेलिटी को ज़रा डिटेल से, कि मोर्टेलिटी की क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स होती हैं और क्या रीजन है हाई एंड लो मोर्टेलिटी के। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं मोर्टेलिटी की। तो मोर्टेलिटी में कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसमें से अगर कोई बात आती है तो वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मोर्टेलिटी क्या है, तो आपको पता है कि डेथ को हम मोर्टेलिटी कहते हैं, और उसका मेजरमेंट जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होती है वो क्रूड डेथ रेट होता है, कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, सबसे ज़्यादा वो इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने जब ज़्यादा स्पेसिफाई करना है मोर्टेलिटी को, तो हम मजीद और भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ सपोज 20 years old का मैं चेक करना चाह रही हूँ, तो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ 20-year-old पीपल इन अ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल 20-year-old पीपल इन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप सोचेंगे कि मैंने कहा था रेट के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर में मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था 90%, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम 100% ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमें डिनोमिनेटर को चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं, लेकिन आपसे मतलब इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं होती। मजीद हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ये सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने डेथ रेट को चेक करना है किसी एरिया के, ठीक है। अच्छा, इसको भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट अगली बात पे आते हैं। उसके बाद है हमारे पास फर्टिलिटी, अगली चीज जो मैटर कर रही है, मैंने वहां पर जो कोने में लिखी हुई है वो है फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जितनी ज्यादा फर्टिलिटी होती है उतनी ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसमें हमारे पास जो SCQ आता है वो ये वाला आता है कि आपके पास क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो फर्टिलिटी के हैं और जिनको कंट्रोल करके बेसिकली हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, सीड फॉरेन, ठीक है, सीड फॉरेन इसका निमोनिक है, और इसे बहुत अच्छे से आपको याद रहेंगे सारे के सारे, बस सीड फॉरेन याद रखें, क्योंकि ये आपका SCQ आता है और ये आपके ऐसे मजाक में सॉल्व हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है बात। फर्टिलिटी को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, ऑफकोर्स ये बात है, एज फॉर स्पेसिंग, जितनी बच्चों में स्पेसिंग ज्यादा होगी उतना ही फर्टिलिटी कम होगी, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जितने आपने देखा है एजुकेटेड लोग होते हैं उनको समझ आती है कि यार फैमिली प्लानिंग से काम करना है, तो जाहिर है वो थोड़ा तरीके से मतलब फर्टिलिटी को अपनी रेगुलेट करते हैं इस हिसाब से कि वो स्पेसिंग भी प्रॉपर करते हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को लिमिटाइज करते हैं। तो एजुकेशन का इन्वर्स रिलेशन है फर्टिलिटी के साथ या पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर इकोनॉमिक स्टेटस जितना किसी जगह का स्ट्रॉन्ग होता है वहां पर इसका मतलब है लोग वर्किंग ज्यादा हैं, और वर्किंग लोग जहाँ ज्यादा होते हैं वहां पर वो उतना ज्यादा ध्यान नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा करने में नहीं देते, इस वजह से ये भी चीज इन्वर्सली रिलेटेड है फर्टिलिटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर फर्टिलिटी आप उस जनरल टर्म्स में ना लेके जाएं जो बायोलॉजी में हम कहते हैं ना कि किसी वुमेन को कि वो अगर बच्चे पैदा कर सकती है तो वो फर्टाइल है। हम बात करें बच्चे पैदा करने पे कि वो कितने ज्यादा पैदा करेगी, मतलब उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि हम कह रहे हैं कि फर्टिलिटी का मतलब है शायद कि अगर मैं कहूँगी उस जगह की फर्टिलिटी कम है तो मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ वुमेन जो बच्चे चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं वो कम हो जाएंगी, मेरा मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो कम होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। तो देखा ये गया है कि नॉर्मली जाहिर सी बात है कि जो स्टार्ट ऑफ योर मैरिज का टाइम होता है, लाइक शुरू के जो ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन उसी टाइम में ज्यादा होती है, इसलिए अगर फैमिली प्लानिंग हो तो उस टाइम में काउंसलिंग करना ज्यादा फायदा है। F से फिर वही फैमिली प्लानिंग, जितनी ज्यादा आप उनको काउंसिल करोगे उतना बेहतर आउटकम आपके पास आएगा। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे मजीद फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, किसी भी एरिया में कैसी मतलब वुमेन की रोल क्या है, कितनी उसकी मर्जी चलती है। सपोज अगर हम अपने किसी अर्बन एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर फिर भी वुमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना रोल रखती हैं, लेकिन अगर आप बहुत स्लम एरिया या बैकवर्ड एरिया में चले जाओ तो वहाँ पर औरत की कोई मर्जी समझी नहीं जाती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना अफेक्ट करती हैं, जगह से जगह पर फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ पर उसकी मर्जी नहीं समझाती वहाँ वो नहीं भी चाहेगी तो भी शी हैज़ टू। सो ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिलीजन का मतलब कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे स्टडीज़ ने देखा है कि मुस्लिम्स के यहाँ ज़रा जो चिल्ड्रन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, फिर ए से है एज एट मैरिज। सिर्फ अगर आप एज एट मैरिज को 16 साल से 21 साल पे ले जाओ ना, मतलब अगर 16 साल की बजाय शादी करने के बजाय 21 साल की उम्र में शादी की जाए लड़कियों की एक पूरे एरिया में, तो आपकी पॉपुलेशन रेट बहुत कम हो जाएगा, काफ़ी स्लो इंक्रीज होगा। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। और न्यूट्रिशनल स्टेटस, जितने जो वेल फेड एरियाज होते हैं जहाँ न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होता है वो वहाँ पर देखा गया है कि जो फर्टिलिटी है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही होती, लेकिन जहाँ पर जो पुअर एरियाज होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस बैड होते हैं, वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही होती है, ठीक है। ये सारे बस डिटर्मिनेंट्स हैं, इनमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं, बस आपने सिर्फ और सिर्फ इनको याद रखने के लिए SCQ आता होता है।
फिर वो आपसे आपके बुक में लिखे हुए कि हाई फर्टिलिटी के क्या कॉजेज हैं। जाहिर सी बात है यही सारी चीज़ें जहाँ पर नहीं हो रही, मतलब जहाँ स्पेसिंग नहीं है, जहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं है, जहाँ छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, जहाँ कर इकोनॉमिक स्टेटस कम है, एजुकेशन कम है और एज एट मैरिज छोटी है, वहाँ पर ज़्यादा है फर्टिलिटी आपकी, या फिर वहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सारी बातें अपने लफ्जों में लिख देंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगी बात, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगली चीज जो हमने करनी है वो फर्टिलिटी मेजर्स है, ठीक है कुछ। अच्छा गाइस, तो मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी का सीन कुछ ऐसा होता है कि इसका एससीक्यू ना, मतलब आपसे कहें कि सारे मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी लिखें या फिर कोई 5 लिखें, ऐसा बहुत कम लेकिन आया है। मतलब 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा कि मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी लिखे तो आपको फिर लिखने पड़ते हैं, या आपसे कहते थे कोई 5 या 6 लिखें। तो उससे ज़्यादा जो आता है ना ये एमसीक्यू में आपसे कोई भी पूछ रहे थे, मतलब डेफिनेशन लिखे कि ये कौन सी चीज़ है, या फिर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला पूछ लेंगे इस तरह से। तो आपको बस एक एक बात अगर इनमें से जो क्लिक पॉइंट है वो याद रखें ना, तो दैट्स वेरी मच फाइन, वो आपका आराम से हो जाता है। तो कुछ इस तरह से शुरू इसको करते हैं, बहुत आसान सी बातें। क्रूड बर्थ रेट आपको अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स इन अ ईयर, जो मतलब क्रूड है ना, टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स इन अ ईयर एट अ डेफिनेट प्लेस डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल क्रूड डाटा है, कुछ भी खास नहीं है इसमें, जो आपको एक अंदाजा बताता है ये कि इतनी बर्थ्स जो है वो साल में हुई होंगी। फिर ये है हमारे पास ग्रॉस फर्टिलिटी रेट। ये जो ग्रॉस फर्टिलिटी रेट है ना, ये आप समझ लें क्रूड बर्थ रेट को ज्यादा सजा के हम या ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें तो ग्रॉस फर्टिलिटी रेट आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इतना सा चेंज करते हैं कि नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स इन अ ईयर, इसको हम ऊपर वही रहने देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे नंबर ऑफ फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइव बर्थ्स तो सिर्फ वही फीमेल्स दे सकती हैं ना जो कि रिप्रोडक्टिव एज की होंगी। अगर कोई बच्ची है, जाहिर है सपोज 10 साल की, तो वो रिप्रोडक्टिव एज की नहीं है। और इसी तरह अगर कोई बूढ़ी औरत है 60 साल की, तो वो भी नहीं है। इसी तरह जो मर्द हैं, जितने के जो भी मतलब मेल जेंडर है, वो भी नहीं कर सकते ये काम। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर है, अगर हम उसको स्पेसिफिकली डिवाइड कर दें बाय नंबर ऑफ फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि 15 से 49 जो कंसिडर की जाती है, तो आपका ये चीज ज्यादा रिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो ग्रॉस फर्टिलिटी सॉरी जनरल फर्टिलिटी रेट, आई एम सॉरी जनरल फर्टिलिटी रेट में हम सीबीआर को रिफाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 उसी तरह से होगा। अच्छा, फिर आते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने कह दिया ना कि जनरली टोटल बर्थ्स कितनी है। अगर मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो 15 से 20 साल की उम्र की खवातीन है, उनकी फर्टिलिटी रेट कितने हैं, यानी कि वो कितनी बर्थ उनके थ्रू कितना बर्थ रेट बन रहा है, और मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि जो 30 से 35 ईयर्स के बीच में फीमेल्स हैं उनका फर्टिलिटी रेट कितना है, तो वो हम करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से। और उसमें हमने क्या करना है, यही सारी लाइव बर्थ्स को हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ऑफ फीमेल ऑफ एज एक्स, मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ऑफ फीमेल ऑफ एज, सपोज मैं एज ग्रुप लेना चाह रही हूँ तो 15 to 20 कर दूंगी। अगर मैं स्पेसिफिक एज लेना चाह रही हूँ तो मैं वो एज कर दूंगी, सपोज मैं एज 20 कह रही हूँ। नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स थ्रू फीमेल ऑफ एज 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ एज 20। सिंपल, मतलब इसमें कोई और सोचने की बात तो है ही नहीं, कि मैं उतनी उस उम्र की जो टोटल फीमेल्स हैं उनसे उनको डिवाइड कर दूं जो उस उम्र में भी हैं, और जिन जो कि लाइफ बर्थ्स भी दे रही हैं, जो बच्चे भी दे रही हैं, सब कुछ आपके पास डाटा से आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप बुक में कहीं कहीं पर उन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन रेट के साथ हम हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब जब हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू 49 ईयर्स सारी एजेस का कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इन सबको अगर टोटल कर दूं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को, यानी मैं 5 साल का मतलब जो 15 से 20 साल वाले प्लस 20 से 25 साल वाली प्लस 25 से 30 साल वाले, इन सारे इंटरवल्स का जो मैंने कैलकुलेट किए, इन सारों को मैं ऐड कर दूं ना, तो मेरे पास आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो जनरल फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, याद रखना, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू में आ जाता है तो आपको याद नहीं रहता। ये सारी ना याद रखने वाली बात है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, क्योंकि नाम उन्होंने बदला के दिए हुए हैं और बातें जरा जरा सी डिफरेंट है। जनरल में आपने क्रूड बर्थ रेट को रिफाइन कर दिया था और नीचे एज स्पेसिफिक कर दी थी, ठीक है, जो सारी रिप्रोडक्टिव फीमेल की एज है। लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट में आप एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट सारे जितने भी एजेस के होती है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज के, उन सबको टोटल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाता है। फिर है आपका ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। अब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कुछ ऐसे है, ये बल्कि टाइम खत्म हो गया, अगले पार्ट में बताती हूँ। कोई मसला हुई कि ना, थैंक यू।